Presented by NCDEX Investor Protection Fund Trust. कमोडिटी महाकुंभ में फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछले 2 घंटे में कमोडिटी बाजार का पिछले 10 सालों का इतिहास खंगाला है और हमने देखा है कि बाजार को बढ़ाने के लिए इसमें पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही मजबूत रेगुलेशन भी चाहिए, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्या करना चाहिए? बेशक यहाँ पर अवेयरनेस की जरूरत है और इसी अवेयरनेस के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश। और कमोडिटी महाकुंभ के इस हिस्से में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वायदा बाजार आयोग के डायरेक्टर वीसी चतुर्वेदी, फिजिकल मार्केट एक्सपर्ट जीके सूद, एनसीडीएक्स के बिजनेस डेवलपमेंट हेड सुरेश देवनानी और साथ ही मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नारने। जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका हमारी इस खास पेशकश में। और साथ ही हम आपको बताएं कि हम दर्शकों के पास भी जाएंगे। हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं अपने सवाल पूछने के लिए, और क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं इस सेगमेंट में कंज्यूमर अवेयरनेस, इन्वेस्टर एजुकेशन और इन्वेस्टर अवेयरनेस को लेकर, इसलिए मैं मिस्टर सुरेश सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। काफी बातें होती हैं कि इन्वेस्टर्स को कमोडिटी बाजार को लेकर अवेयरनेस नहीं है, शायद उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। क्या आपको लगता है कि कुछ ठोस कदम इस स्फीयर में या इस एरिया में उठाने की जरूरत है, ताकि जो कमोडिटी बाजार में लोग आते हैं वो हताश होकर ना जाए और वापस वे ट्रेड करने के लिए यहीं पर लौटें? ये कंसर्न बिल्कुल सही है। जितना अवेयरनेस हो रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इसमें काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं हमारी तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से, मेंबर की तरफ से। कुछ कदम ये हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, मेंबर्स के साथ जुड़ के, रेगुलेटर के साथ जुड़ के, पैन इंडिया बेसिस पे। हम कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ में मिलके कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि IIM अहमदाबाद के साथ में कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक कोर्स किया हुआ है जो टॉप मैनेजमेंट को डिज़ाइंड है, ताकि ये जो कंसेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, ये जब तक अच्छी तरह समझा नहीं गया तब तक वो नीचे तक परकोलेट नहीं होगा। तो ये एक है अवेयरनेस के ओर में। हम कॉलेजेस के साथ काफ़ी प्रोग्राम्स करते जाते हैं ताकि ये जो नई जनरेशन निकल रही है उनमें ये कमोडिटी ट्रेडिंग का जो अवेयरनेस है वो पहले से ही हो। आज की तारीख में वो काफ़ी एक्सपोज्ड हैं इक्विटी मार्केट्स की ओर, पर कमोडिटीज़ के लिए उनको कोई आइडिया ही नहीं रहती है, जबकि बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस सेक्टर में। तो ये काफ़ी सारे हम लोग ये करते जाते हैं एफर्ट्स, एंड वी आर श्योर दैट इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस और ये चलता रहेगा और वी हैव टू रैम्प इट अप ग्रेट वे। किशोर, आप इनफैक्ट इस इंडस्ट्री से काफी सालों से जुड़े हुए हैं और ब्रोकिंग पर्सपेक्टिव से जब नया क्लाइंट आता है उसको इस समय कितनी समझ है 5 साल पहले की, अगर उससे तुलना करें? यहाँ पे क्लाइंट्स को अगर 2 सेगमेंट्स में अगर बांटेंगे, वन इज हेजर्स और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और दूसरा है रिटेल और HNI, वट एवर द इन्वेस्टर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। इन्वेस्टर सेगमेंट काफ़ी हद तक फिर भी बिकॉज पिछले 10 साल में मोस्ट ऑफ द अवेयरनेस सेशंस इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को लेकर काफ़ी ब्रोकर्स ने किया है, एक्सचेंजेस ने किया है। कॉर्पोरेट्स में फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी हेजिंग का जो अवेयरनेस है, हेजिंग का जो नेसेसिटी का अवेयरनेस है, दूसरा उनको जो हेजिंग करने के लिए जो स्टाफ चाहिए होता है, कि जो मैनेज करने के लिए पीपल चाहिए होते हैं, वहाँ पे भी बहुत ही कमी महसूस हो रहा है कि वहाँ पे सप्लाई नहीं है। सो इवन अगर कोई कॉर्पोरेट हेज करना चाहता है तो जो मैनेज करने वाले हैं वो नॉलेजेबल एक्सपीरियंस पीपल अवेलेबल नहीं है सिस्टम में। तो जैसा सुरेश ने बोला है कि अगर जो नया पीढ़ी है जो यूनिवर्सिटी से पास होके आ रहे हैं, तो अगर वो स्किल सेट से आते हैं तो काफ़ी हद तक ये जो नॉलेज है वो परकुलेट हो जाता है कॉर्पोरेट्स में कि सही तरह से हेजिंग कैसे करें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेजिंग की तरफ से स्टार्ट हो जाता है और इट विल कल्मिनेट इनटू स्पेकुलेशन एंड काफ़ी अदर एस्पेक्ट्स में चले जाता है और बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ जाता है मार्केट का। तो आई थिंक काफ़ी हद तक एफर्ट्स कॉर्पोरेट्स में भी होना चाहिए और वहाँ पे एक स्किल सेट्स डेवलप करने के लिए भी हम लोग कोशिश करना चाहिए। ओके सूद साहब, क्योंकि आप फिजिकल मार्केट को काफी केयरफुली ट्रैक करते हैं, उस पर आप एक एक्सपर्टीज रखते हैं, उसे समझ और वहां से क्यूज लेकर वायदे में ट्रेड करने में जो तालमेल की जरूरत होती है, क्या उसका फायदा लोग उठा पा रहे हैं या फिर आपको भी लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है और वो कनेक्ट आसानी से लोग कर पा रहे हैं या नहीं?
कोई भी मार्केट हो, चाहे फिजिकल या फ्यूचर्स, उसमें फंडामेंटल्स की स्टडी बहुत ज़रूरत है कि डिमांड सप्लाई, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में वेदर और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये कमोडिटी का बाज़ार चाहे फिजिकल या फ्यूचर्स इससे अलग नहीं है। तो हमारे यहाँ जो ट्रेडिंग है इंडिया में बहुत हद तक इमोशनल है, बहुत हद तक इसको फिजिकल बाज़ार से जुड़ा हुआ नहीं है। और कई कमोडिटीज़ जैसे शुगर, उसमें काफ़ी हद तक वो अलग सा रहता है। हालांकि रेगुलेटर और एक्सचेंज की तरफ से काफ़ी कोशिश है और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं कि आखिरी महीने में जब कॉन्ट्रैक्ट सेटल होने वाला होता है तो दोनों में तालमेल हो जाता है। पर वो अगर शुरू से रहे, क्योंकि हमारे जो बड़े कंज्यूमर हैं या प्रोसेसर हैं वो अभी तक जैसे पहले कहा गया वो हेजिंग की तरफ तत्पर नहीं हुए। इसके अलावा हमारी कुछ बाज़ार हैं जिनका ताल्लुक एकदम विदेशी बाज़ारों से है, जैसे वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल। तो इनका बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हेजिंग के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग के लिए कि दोनों बाज़ारों में कोई आर्बिट्राज रहे और अपनी फिजिकल मार्केट, अपने फंडामेंटल स्टडी के हिसाब से उसको ट्रेड कर सकें। ऑलराइट, बिल्कुल। और ये सेशन अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाला है क्योंकि हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं और काफी सारे यंग फेसेस इनफैक्ट हमें यहाँ दिख रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रज्ञा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रज्ञा, पहला सवाल कौन पूछना चाहता है? बिल्कुल इशलीन, सबसे पहले तो कमोडिटी महाकुंभ के मौके पे बहुत सारे व्यूअर्स जुटे हुए हैं जो अहम सवाल पूछना चाहते हैं, अपने कंफ्यूजन्स को सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल विवेक विश्वकर्मा पूछना चाहते हैं। विवेक, इंडिया के कारोबार से ज़रूरी डेटा नहीं मिल पाते, तो क्या कोई ऐसी इस तरह की प्लानिंग की गई है या होने वाली है? सुरेश, आप इसका जवाब दे पाएंगे? एज एन एक्सचेंज हम जितना हो सकता है उतना डेटा डिसेमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बट ऑन अ डेली बेसिस जो हिस्टोरिकल डेटा चाहिए लोगों को एक सही ट्रेड करने के लिए, वो हम हिस्टोरिकल डेटा भी प्रोवाइड करते हैं। पर यहाँ पे देयर आर मेनी स्पेशलिस्ट एजेंसीज विच आर इनटू दिस बिजनेस, तो वो उनका भी एक बड़ा रोल होने वाला है, मीडिया हाउसेस का भी बड़ा रोल होने वाला है। जितना ज़्यादा कवरेज होगा, आई थिंक दैट मच मोर डेटा पॉइंट्स विल बी अवेलेबल विद द मार्केट्स एंड दोज विल गो इन लॉन्ग वे इनटू मेकिंग दिस इस बाज़ार को बहुत मैच्योर बनाने में काफ़ी योगदान करेंगे। एज एन एक्सचेंज जितना हमारे हद में है हम पूरी कोशिश करते रहते हैं एक ट्रांसपेरेंट डेटा प्रोवाइड करने के लिए। बिल्कुल, आई थिंक। और ये सवाल बहुत बार उठता है मिस्टर चतुर्वेदी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि एक चीज़ जो मैंने फेस की है, ग्वार का अगर एक्सपोर्ट के फिगर्स हम देखते हैं तो बहुत सारे डेटा निकल कर आते हैं, तो आप ऑफ कोर्स कंफ्यूज हो जाते हैं आप किस डेटा को फॉलो करें। इसको लेकर आपकी क्या राय है? एफएमसी ने भी ऐसा अनुभव किया है कि बहुत से जो डेटा अवेलेबल हैं कंट्री में, जैसे पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट से वो एक लेग के साथ आते हैं, या जो एक्सपोर्ट फिगर्स हैं उसके लिए अलग एजेंसीज हैं। तो हम लोगों ने पिछले साल सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को एक करस्पॉन्डेंस करके पत्र लिखकर ये कहा था कि अपनी एटलीस्ट वेबसाइट्स पर वो जो भी डेटा है उसको जल्दी से जल्दी अपडेट किया करें। सिमिलरली हम लोगों ने जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ टेकअप किया था कि भाई जो भी डेटा है वो एक्यूरेसी के साथ में साइट्स पर आए, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये डेटा बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स पर्टिकुलरली उसको वो कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारा भी यही मानना है कि डेटा अपडेशन, एक्सचेंजेस को भी हम लोगों ने समय समय पर निर्देश दिए हैं कि बहुत सी सारी चीज़ें जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनके एक्सचेंजेस पर चल रहे हैं उनके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी है वो अपनी वेबसाइट पर अपडेट करें। रेगुलर ट्रेडिंग में उसमें जो क्लाइंट्स कितनी पोजीशन ले रहे हैं, मेंबर्स अपनी प्रोप्राइटरी कितनी पोजीशन ले रहे हैं उसको अपडेट करें। जो एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, HFT ट्रेडिंग हो रही है उसको अपडेट करें। इसलिए कमीशन का यही रहा है हमेशा से ध्यान कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसका वो अमल में आता दिख रहा है आपको?
एक्सचेंजेस ऑफ कोर्स उन्होंने कहा है कि वो अपडेट करते रहेंगे, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स है क्या वो वाकई में उस पर काम कर रही हैं? कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पांस आई थी और धीरे धीरे हम लोग अभी भी उनसे इंटरेक्शन में हैं और कोशिश यही है। उनकी अपनी समस्याएं हैं कि जो फील्ड यूनिट्स हैं या उनसे इंफॉर्मेशन आने में देर लगती है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, लेकिन उस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है और ध्यान दिया जा रहा है। ओके, उस पर काम हो रहा है। प्रज्ञा, अगला सवाल। हर्षदा मैम, हमेशा से हम लोग रेगुलेशन की बात करते रहते हैं, एफएमसी के बारे में बातें होती हैं, तो यहाँ पे एक रेगुलेशन से ही जुड़ा सवाल आ रहा है। देवेंद्र पूछेंगे अपना सवाल। मेरा सवाल है कि वायदा में रेगुलेशन की क्या जरूरत है? 10 साल पहले ये शुरू हुआ है इनफैक्ट वायदे में रेगुलेशन, तो एफएमसी इज द बेस्ट टू आंसर दिस। रेगुलेशन एक ऐसी चीज है जिसका कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि रेगुलेटर का मतलब कि कोई वो पुलिसिंग का काम कर रहा है। रेगुलेटर जो है वो मोर ऑफ अ फैसिलिटेटर है, उसको इस तरीके से मान करके चलना चाहिए। और रेगुलेशन के साथ साथ हम लोग डेवलपमेंटल फंक्शंस करते हैं, क्योंकि कोई भी काम जिसको कि कोई देखने वाला, निगरानी करने वाला अगर होगा तो वो सुचारू रूप से किया जा सकता है। तो रेगुलेटर्स आर मोर ऑफ फैसिलिटेटर्स। और हम लोग अपना अनुभव निजी जीवन में भी देखें तो हर क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि रेगुलेटर, छोटेपन से हमारी माँ एक रेगुलेटर का काम करती है, हम लोग उसको रेगुलेटर नहीं कहते हैं, लेकिन ये हर क्षेत्र में कोई ना कोई रेगुलेटर की आवश्यकता है, जो केवल आपको उस रास्ते पर, अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो वो आपको ध्यान करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन मेरा इस पे एक कॉन्ट्रा क्वेश्चन ये होगा मिस्टर चतुर्वेदी कि रेगुलेशन है लेकिन जितना होना चाहिए क्या शायद उतना नहीं है, क्योंकि फिर भी काफी हमने डेंजरस केसेस होते देखे हैं। तो ऐसे में ऑफ कोर्स एक बड़ा सवालिया चिन्ह ये होता है कि एफएमसी को पूरा कंट्रोल नहीं मिला है और ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत है। जी, ये अनुभव हम लोगों ने भी किया है, क्योंकि जो FCRA है वो 1952 में पास हुआ था और तब से करीब 6-7 दशक हो गए हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए FCRA अमेंडमेंट बिल भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें कि बहुत से ऐसे सुझाव हैं, बहुत से ऐसे अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हैं जिससे कि FMC फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्गर बन सकता है। बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो कि अभी के प्रोविजंस के हिसाब से, जैसे FMC को पेनल्टी लगाने का पावर नहीं है या एडजुडिकेशन का पावर नहीं है, जो और भी रेगुलेटर्स के पास में बहुत सी ऐसे जो पावर्स हैं जो कि FMC के पास में नहीं है। और तो लेकिन ये एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, वो अपना समय लेगी। और फिर भी इन चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जितना हो सकता है उसकी कोशिश की जाए। बिल्कुल, और FCRA बिल्कुल लेकर और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। हमारे दर्शक हमारे साथ हैं जो अपने सवाल, अपने डाउट्स हमारे एक्सपर्ट से पूछते रहेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप भी बने रहिए कमोडिटी महाकुंभ के साथ। ये जो CNBC आवाज़ की जो ये इनिशिएटिव है कमोडिटी महाकुंभ, ये एक बहुत ही बेहतरीन